नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आप जानते हैं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हर अंक में हम एक नया विषय लेकर उपस्थित होते हैं और उस विषय में विस्तृत रूप से स्टूडियो में बैठकर अपने विशेषज्ञ से चर्चा करते हैं, जिससे कि घर बैठे आपको उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। दर्शकों, हम अपने पूरे जीवन में परीक्षाओं के दौर से गुजरते रहते हैं और जब परीक्षाएं आती हैं तो जाहिर सी बात है कि तनाव भी होता ही है, लेकिन एक हद तक ये तनाव जो है वो सहज होता है। लेकिन जब तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाती है। और जब हम बात करते हैं हमारे बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर बच्चों में जो तनाव होता है वो मानसिक अवसाद उनमें ला देता है, जिसकी वजह से उनके पेपर्स जो हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। इसी वजह से आज हमने जो विषय चुना है वो यही है, परीक्षाएं एवं मानसिक स्वास्थ्य। इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सोना। आप मनोवैज्ञानिक हैं और साथ ही आप सीबीएसई की तरफ से जो एक हेल्पलाइन चलती है उसकी काउंसलर भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी कहा कि परीक्षाओं के दौर से हम पूरे जीवन में गुजरते रहते हैं और तनाव भी एक स्वाभाविक सी चीज़ है। और कई बार ये कहा जाता है कि हाँ, हल्का फुल्का तनाव होना अच्छा होता है, जिससे कि हम और ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं अपने किसी भी कार्य में। लेकिन जब बच्चों की बात आती है, जनवरी का महीना आता है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी, माहौल बिल्कुल घर का बदल जाता है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो तनाव शब्द है ये क्यों जुड़ जाता है बच्चों की परीक्षाओं से? ये एक बिलीफ सिस्टम है, सदियों से चला आ रहा है। बच्चों के पेरेंट्स ने भी ये सहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा था कि एग्ज़ाम है और तुम्हें क्या टेंशन नहीं हो रही। पहले कहा जाता था संध्या कि क्या तुम्हें तनाव हो नहीं रहा, तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। तो अब वो चला आ रहा है बिलीफ सिस्टम, इसलिए वो जुड़ा हुआ है। समय है और ये समय ऐसा है कि हमें तनाव को बच्चों से अलग करना है। तनाव मुक्त बच्चा एक अच्छी परीक्षा दे सकता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि तनाव हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गिराती है, एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस को गिराती है। मतलब कहना बड़ा आसान हो जाता है हमें कि हाँ, हमें तनाव नहीं होना चाहिए। कैसा माहौल हमारे घर का होता है जिससे कि बच्चे प्रेशर में आते हैं? एक स्टडी हुई है जिसमें ये बताया गया संध्या, और ये देखा गया कि बच्चे अपने मार्क्स से या अपनी पढ़ाई से इतने चिंतित या तनावग्रस्त नहीं होते हैं जितने माँ बाप की अपेक्षाओं से या घर के माहौल से। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर घर का माहौल ठीक है, माँ बाप थोड़े से उनकी अपेक्षाएं बच्चों पे नहीं डाल रहे और तनाव मुक्त हैं और घर का माहौल मतलब हैप्पी है, तो बच्चा भी अपना एग्ज़ाम अच्छे खुशी खुशी दे देता है। और पढ़ाना तो है, मोटिवेट तो करना है। जैसे तुमने बोला कि थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है, जिसको यू स्ट्रेस कहते हैं, कि वो थोड़ा सा मोटिवेट करता है और लगता है हाँ कुछ करना है, हमें जोश लाता है। लेकिन जब हमारी नेगेटिव थिंकिंग या घर के वातावरण से या आसपास से, दोस्तों से, स्कूल से हमारी सोच बदलती है और लगता है डर लगने लगता है, भय, चिंता होने लगती है, तो वो यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बदल जाती है। और डिस्ट्रेस ही हमारे अंदर 10 तरह की प्रॉब्लम्स लाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भूलने की, ब्लैकआउट होने की, याद नहीं रहने की, मेमोरी लॉस होने की, भूख प्यास चली जाने की, नींद उड़ जाने की। ये सब तनाव के लक्षण हैं। इन चीज़ों से बचना है, जिसकी हम अब चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और पहले के समय से हम ये कहें, अगर हम 2 दशक पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पर परीक्षाएं तो सभी ने दी, हम लोगों ने भी दी है। लेकिन जो आज का माहौल है वो अंतर है। घर में इस तरह का मतलब क्या ऐसा होता है तनाव के पीछे के अगर कारणों पर हम जानना चाहें तो क्या कारण होते हैं? डर होता है, अपेक्षाएं हैं माँ बाप की बहुत ज़्यादा कि बच्चा आगे चल के क्या करेगा, कि और कंपैरिजन्स हैं माँ बाप के, चाहे अनचाहे वो दिमाग में उनकी बैठी हुई हैं कि आगे बढ़े, हमसे अच्छा करे और सफल हो। दिस इज़ गुड, अच्छा है। सब बच्चा, माँ बाप की बच्चों के प्रति इंटेंशंस अच्छी होती हैं, लेकिन जो उनका बोलने का तरीका होता है या जो उनका व्यवहार होता है या जो तनाव के कारण उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वो फैल जाता है और वो बच्चे में चला जाता है। कहते हैं स्ट्रेस इज़ कंटेजियस, वो कंटेजियस बीमारी होती है छुआछूत की। तो अगर तनाव घर में माँ बाप के, माँ को है या फैमिली में है और वो जिस तरह से बोलेगी या प्रेशर डालेगी या घर के माहौल में, तो वो बच्चा भी डर जाता है। तो इस चीज़ से हमें चर्चा करनी है, बहुत इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चे को भी हमें वो रखना है कि कैसे
हम ये नहीं बच्चे को कहते कि मेहनत मत करो कि पढ़ो मत, पढ़ो, मेहनत करो, साल भर अपने वो करो, एग्ज़ाम टाइम पे रिलैक्स होके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए टेक्निक्स अपनाओ जिससे तुम्हारा मन शांत हो और पॉजिटिव सोच के तुम अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दे सको। बिल्कुल। और सोशल कारण भी हो सकता है एक? सोशल कारण तो अब ये सोशल मीडिया तो है ही हमारा आजकल, ये तो दो चाकू की दो धार की तरह है, इसके फायदे तो हैं ही हैं लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं क्योंकि इसमें फिल्टर्स हैं, इसमें ऐसी ऐसी बातें बच्चे डाल दे रहे हैं जो कि झूठी हैं या सच हैं, किसी को पता ही नहीं है। तो कंपैरिजन और फिर वो बहुत आ जाता है, डिससैटिस्फैक्शन, और फिर बच्चे को लगता है कि मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता। एक सोशल टैबू ये भी होता है ना कि पेरेंट्स भी अक्सर बच्चे के ऊपर प्रेशर ये बना देते हैं कि भाई फलाने का बच्चा जो है इतना % लेके आया है, या फिर आपके भाई के बच्चे की इतने आए हैं। इस तरह से जो है पेरेंट्स भी जो हैं कि आपके भाई का इतना आया है नंबर, तो आपको इससे ज़्यादा ही लाना है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाता है। बिल्कुल। एक्चुअली चक्कर क्या है कि कंपैरिजन पेरेंट्स अपने से भी करते हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं जी हम ऐसे करते थे, हमारे टाइम पे तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, तब भी हमने ऐसे किया। अपने से कंपैरिजन खराब है, दूसरों से बहुत खराब है। दूसरों से कंपैरिजन बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो बच्चे को ये लगता है, रौन देती है उसको आत्मसम्मान को, उसको लगता है मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे को सिर्फ नंबरों से आंक रहे हैं और मेरे नंबर कम आएंगे तो मेरे माँ बाप मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करते, लव ही नहीं करते। तो वो बच्चा फिर हीन भावना में जाने लगता है, और हीन भावना जब आ जाती है तो जैसे आपको पता है मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आप परफॉर्म क्या करोगे, आपकी जो आता है आप वो भी नहीं लिख पाओगे। बिल्कुल। तो माहौल ये होना चाहिए कि जितना उसने पढ़ा हुआ है कम से कम उतनी तो परफॉर्म करके अपना आउटपुट पूरा दे, लेकिन क्योंकि हम लोग उसको तुलना कर करके उस पर अपेक्षाएं डाल के उसकी हम परफॉर्मेंस को गिराते हैं। इस चीज़ से बचना है और बच्चे को मोटिवेट करना है। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि भाई अब तो एग्ज़ाम टाइम आ गया है, बच्चों के ही नहीं हमारे भी एग्ज़ाम्स हैं। मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि अब बच्चों के पेपर नहीं है, अब हमारे भी पेपर्स हैं, और घर का माहौल बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, अगर टीवी में कोई कनेक्शन है तो उसको भी हटवा देंगे, टीवी ऑफ, मतलब एक वॉर रूम की तरह घर बन जाता है। करेक्ट। अब होता ये है कि माँ बाप से ये हम यही कहते हैं कि आप घर का माहौल शांत रखिए, क्योंकि पढ़ने में जब बच्चा बैठेगा तो उसको शांति का वातावरण चाहिए। तो रोल उनका ये है कि एक ऐसी जगह दें जहाँ पे ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, थोड़ा पार्टी से या बाहर आने जाने से उस समय तक थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि अगर आप पार्टी कर रहे हो, आप आ जा रहे हो और बच्चे को कह रहे हो पढ़ो, तो होता नहीं है फिर। तो उतना तो रखें माहौल थोड़ा सा। और बच्चे के खान पान पे, उसके सोने पे, उसको किसी चीज़ की मदद है तो आप अवेलेबल हो, कुछ उसको ला के देना है, कुछ नोट्स है, कुछ उसको वो हेल्प चाहिए, उसके लिए अवेलेबल हो। और अगर वो कुछ मदद आपसे मांगता है, जैसे उसको टाइम टेबल बनाने में उसकी मदद कर दें ताकि वो रिविजन्स अपने कर ले, इस चीज़ के लिए वो अवेलेबल रहें। और उसको ना कहें बार बार कि ऐसे पढ़। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था हेल्पलाइन से ही, तो वो बच्ची कह रही थी कि मैं अपने हिसाब से पढ़ रही हूँ ना मैम, मुझे पता है कितना करना है, लेकिन मेरे मम्मी कह रही है नहीं मेरे हिसाब से पढ़ो, ऐसे करो। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से सही कह रहे हैं। माँ चाह रही है कि बच्चा अच्छा करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो अपना तरीका है पढ़ने का, उस पर अगर आप अपने तरीके से हावी हो जाओगे तो वो नहीं कर पाएगी। तो हम कॉन्सेंट्रेट कितने देर तक एक बच्चा कर सकता है? जब हम बच्चे को कहते हैं, अब इस समय जब टाइम कम रह गया है तो बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं कि ये नहीं छूट गया, वो छूट गया, ये करें वो, तो हम ये कहते हैं कि एक टाइम टेबल बनाओ और अपने रिवीजन स्टार्ट कर दो। कम से कम जो पढ़ा है उसमें 100% कॉन्फिडेंस हो तो उसको तो तुम डिलीवर कर ही सकते हो। बीच में टाइम मिलेगा तो जो छूटा उसको देख लेना। मतलब ऐसा होता है ना, घर में कई बार प्रेशर बनता है कि आप थोड़ी देर में आप उठ जाते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो, उसके थोड़ी देर में उठ जाते हो, तो कितने देर तक बच्चा लगातार पढ़ सकता है? उसी पे मैं आ रही हूँ। तो जो हम लोग टाइम टेबल बनाने को बच्चों को कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अब ऐसा टाइम टेबल, क्योंकि जब आपने टाइम टेबल बना दिया तो दिमाग से सारी टेंशन उधर आ गई कि मुझे इतने समय में ये चीज़ रिवाइज करके ख़त्म करनी है, तो स्ट्रेस कम हो जाती है। हम यही कहते हैं कि अपने हिसाब से 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम रखो, रिवीजन का रैशनल टाइम रखो कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है, 10 मिनट ब्रेक ले लो, बिल्कुल घंटा भर पढ़ो, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा दिमाग थक जाता है।
तो घंटा भर पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो। उसमें पढ़ो क्या, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप ये नहीं है कि आप पूरी किताब ही लेके बैठ जाओ कि मुझे पूरी फिजिक्स पढ़नी है, नहीं, दैट वोंट बी डन, रैशनल नहीं है। तो घंटे भर में जितना आपने, जो चैप्टर आपको पता है कि आप कंप्लीट कर सकते हो, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ कि मुझे ये 2 चैप्टर्स करने हैं जो हो सकते हैं, उनको करो, ब्रेक लो, करो, ब्रेक लो। और अगर आप फोकस अपनी स्पीड पे कर रहे हो और अपने काम पे कर रहे हो तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप दूसरों से पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया, कि तुमने क्या नहीं किया। इस चीज़ से बचना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपनी कोर्स बुक से पढ़ाई कर रहा है और पेरेंट्स को ज़्यादातर होता है ना, वो औरों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपके बच्चे की कितनी तैयारी हो गई और कौन से बुक को कंसिडर किया जा रहा है। तो वो लास्ट मोमेंट में जो बुक्स बच्चों को ला के दी जाती हैं इधर उधर की हेल्प बुक्स, तो वो कितनी सही है या सिर्फ अपनी बुक को ही वो तैयारी करें? सीबीएसई तो साफ साफ कहती है कि एनसीईआरटी बेस्ट है आपके लिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एनसीईआरटी, अपनी कोर्स बुक्स पे वो करो, जो आपको पढ़ाया गया उस पर ध्यान दो। और इस समय तो खासकर कोई नई चीज़ मत उठाओ, कोई नई किताब मत लाओ, कुछ मत करो, अपने जो पढ़ा हुआ है, जहाँ जहाँ से जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको कंप्लीट करो। हाँ, ये ज़रूर ऐड ऑन करो, टाइम टेबल बना के सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करो ताकि सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाए। सैम्पल पेपर्स ज़रूर करो। तो सैम्पल पेपर्स भी हम ये सजेस्ट करते हैं संध्या बच्चों को कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम का टाइम होता है 9 to 12 या 10 to 1 जो भी टाइम है उनका एग्ज़ाम का, उस टाइम बैठ के एक सैम्पल पेपर रोज़ ले लो और एक कुर्सी मेज़ पे बैठ के उसको सॉल्व करो, ताकि तुम्हें इमेजिन करो कि तुम हॉल में हो। तो इमेजिनेशन से क्या होता है, फियर ख़त्म हो जाता है कि मैं हॉल में हूँ, एग्ज़ाम हो रहा है, मैं बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब ये इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन होती है बार बार, तो फियर सा ख़त्म हो जाता है और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि सैम्पल पेपर्स करके आप अपने आप को ज़्यादा मार्क मत करो, हार्श मत हो कि तेरे इतने नंबर आए, फेल हो जाएगा। आप देख लो कि कितना छूट गया है, उसको पढ़ लो, तो लर्निंग भी हो गई और आपने एक टाइम मैनेजमेंट से पेपर भी कर लिया। बच्चों के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है कि उनको ये लगता है कि भाई अब तो जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं उन्हें लगता है मैं तो भूल रहा हूँ, सब जितना पढ़ा था वो सब गायब हो गया दिमाग से। और अक्सर बच्चों को ये भी कहते, हमने सुना है कि उन्हें सपने ये दिखाई देते हैं कि वो भाग के जा रहे हैं, गेट बंद, उनका पेपर छूट गया। तो कहीं ना कहीं चाहे वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो वो चल इसलिए रहा है क्योंकि वो चीज़ें बार बार बोली जाती है ना कि एग्ज़ाम छूट जाएगा, ये हो जाएगा, फेल हो जाएगा, भूल जाएगा। तो नेचुरली जो आप बोलोगे वही दिमाग पकड़ता है, या ब्रेन वही कैच करता है जो उसको आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यही बच्चों की काउंसलिंग में बताना और पेरेंट्स को भी यही बताना कि पॉजिटिव बोलो, अच्छा होगा, बहुत अच्छा करूँगा। पेरेंट्स को भी बोलो मेरा बेटा बहुत अच्छा करेगा, ही इज़ वेरी गुड। बच्चे को हमेशा अपलिफ्ट करो, उसको नीचे मत करो कि तूने ये किया, ये कि बच्चे को बोलो यू आर वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम्स है उसमें उसकी हेल्प कर दो, लेकिन चाइल्ड इज़ वेरी गुड। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब ये गेट बंद हो गया, डर है कि वो होता है, तो नेचुरली रश आवर्स तो होते ही हैं। तो एग्ज़ाम से पहले यही बोला जाता है कि थोड़ा जल्दी निकलो, रात को जो भी रखना रख लो अपना सुबह के लिए, ताकि हड़बड़ी ना हो, और मॉर्निंग टाइम थोड़ा जल्दी निकल के आराम से पहुंचो। ये सच में होता नहीं है, लेकिन उनको सपने में ये दिखाई देता है बच्चों को अक्सर। हाँ, क्योंकि ऐसे होता भी है संध्या, कई बार स्कूल्स में डिस्कस बच्चे भी करते हैं कि उसका छूट गया था, ऐसे हुआ, ये हुआ, देर हो गई। तो और उससे क्या होगा, स्ट्रेस और बिल्डअप हो जाती है कि देर हो गई, एग्ज़ाम कैसे दूंगा, तो नेचुरली स्ट्रेस के साथ परफॉर्मेंस गिरेगी। सो नेचुरली थोड़ा जल्दी निकलो और वो एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम से पहले सब कुछ रख लो। और तनाव, जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं मैम क्या करें, तो तनावग्रस्त लोगों से दूर रहो। जो बच्चा टेंशन में है, जो बहुत रिवाइज कर रहा है, दूर रहो, किसी से कुछ बात मत करो। लास्ट मिनट का डिस्कशन कितना सही होता है बच्चों का आपस में? नेचुरली ना लास्ट मिनट की पढ़ाई होती है, अभी तो सिर्फ रिविजन्स ही काम आते हैं। जो आपने सवाल पूछा कि बच्चे कहते हैं भूल जाता हूँ पेपर देख के और याद नहीं रहता, सो दिस इज़ एंजाइटी, दिस इज़ स्ट्रेस, दिस इज़ फियर, इट्स ऑल द सेम थिंग। तो ये इसलिए है संध्या क्योंकि हम लोग वो करते हैं, मतलब एक तो नेगेटिव थिंकिंग है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। दूसरा क्या है कि हम लास्ट मिनट नई नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं जो छूट गया है, या किसी ने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों से बात करो, लेकिन पढ़ाई की डिस्कशन मत करो, ये डिस्कस करो। मैं उनसे कहती हूँ कि आगे चल के छुट्टियों में क्या करेंगे, सो वो विजुलाइज करो कि बहुत मस्ती वाले दिन आने वाले हैं, बस ये एग्ज़ाम पार कर लें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। याद रखने का और नहीं भूलने का बस एक ही तरीका होता है, वो है रिविजन्स। ना तो कोई दवाई है, ना कोई उसमें औषधि होती काम आती है। पूछते हैं बच्चे कि कोई मेडिसिन है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको खा के याददाश्त बढ़ती है? नहीं,
याददाश्त बढ़ेगी अगर तुमने साल भर पढ़ा है, उसकी रिवीजन करो। जितनी रिवीजन करोगे उतना ही चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर तुम पूरा सोए हो, नींद के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, इस पे भी हम आएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि कई बार बच्चे ना रटते हैं, उसको समझना ज़रूरी है कि उसको मतलब लर्न करते रहेंगे, चलते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, वो ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है? कॉन्सेप्ट्स तो नेचुरली सबको ही पता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके भी भूल जाते हैं। तो ये देखा गया कि पढ़ना का, याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका यही होता है कि अगर तुम बोल के पढ़ रहे हो, लिख के पढ़ रहे हो, या तो इमेजिन कर रहे हो कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, मुझे पढ़ ली मैंने, और मैं किसी को समझा दूँ वो चीज़, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी याद हो जाती है। तो अगर कोई समझाने वाला है नहीं, तो आप इमेजिन करो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। तो अगर आप वो सब्जेक्ट जो आप याद रखना चाहते हो बोल के किसी को पढ़ा दोगे, यू लर्न इट बेटर। दूसरा, निमोनिक्स होते हैं, शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको याद करो, एक पिक्चर बना लो, एक माइंड मैप बना लो कि इस तरह से ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। कोई भी तरीका हो, शॉर्ट फॉर्म में ब्रेन याद रखता है, तो उस चीज़ को करो, कंसेप्ट्स को अंडरलाइन कर लो और उनको रिवाइज कर लो। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों को, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना हो घर में। और जब हम बच्चों की अभी तो छुट्टियां, जब उनको एग्जामिनेशन से पहले उनको छुट्टियां मिल जाती हैं रिवाइज करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो उनके ऊपर प्रेशर ना हो। खान पान का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर साहब ये भी है ना कि बच्चे क्या करते हैं, दिन में पढ़ाई नहीं करते, ओवरनाइट वो जागते हैं। ये कितना सही है? अभी तक तो ये देखा गया है कि सबका अपना अपना पढ़ने का स्टाइल होता है। तो हम कहते हैं ठीक है, आप अपने अपने स्टाइल से पढ़ते रहो जितने भी समय आपको टाइम मिलता है। कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। लेकिन अब जैसे एग्जाम्स आ गए, तो अब नेचुरली आपको 10 से 1 के बीच में फ्रेश होना है, तभी तो आप लिख पाओगे। अगर उसमें नींद आ गई तो आप भूल जाओगे सारी चीज़। तो ये नींद का भी ऋण होता है, स्लीप डेप्रिवेशन जिसको कहते हैं। तो अब हम कहते हैं बॉडी क्लॉक को, एक बॉडी क्लॉक होती है, एक असली क्लॉक होती है। बॉडी मतलब आपका शरीर किस हिसाब से सोने के आदी है, किस हिसाब से चल रहा है, तो उसको आप चेंज करो। अगर आप रात को जाग रहे हो तो अब रात को सोने में, उसमें भी बॉडी को कम से कम महीना भर लगता है अकस्टम होने में, चेंज को। तो रात को अब सोना ज़रूरी है, 7 घंटे कम से कम, ताकि उस टाइम पे बहुत बॉडी में काम हो रहा होता है। जब हम सो रहे होते हैं, रिपेयर वर्क हो रहा होता है। जो भी टूट फूट हुई है, जो भी रेडिकल्स हैं, जो भी नुकसान हमारी बॉडी में हुआ है, उसको हमारे हार्मोन्स रिपेयर करते हैं। तो उस समय जब आप सो गए तो आप सुबह फ्रेश उठोगे, और सुबह उठने का टाइम एक बार आपने फिक्स कर लिया तो आगे तक आपके साथ रहेगा। तो आप सुबह उठिए ताकि बॉडी क्लॉक आपकी कस्टम हो जाए और आप एग्जाम्स के टाइम पे आपको नींद ना आए। लेकिन डॉक्टर साहब ये ज़रूरी है, कई बार कई घरों में हमने ये देखा है कि नहीं भाई, हम तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे, आपको भी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। बच्चा जब कंफर्टेबल है तब पढ़ाई कर सकता है। सबका अपना अपना सिस्टम होता है, किसी को सुबह अच्छा लगता है, किसी को रात को अच्छा लगता है। जैसे मैंने पहले बोला, वो अपनी बॉडी के हिसाब से उसको पढ़ने दीजिए। लेकिन अभी जैसे एग्जाम्स है ना, तो इस टाइम पे तो रात को सोना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह उठ के आपको फ्रेश होके जाना ही है। तो ये ज़रूरी है कि 10 to 1 के टाइम पे आपकी मैक्सिमम अवेकनिंग हो। अब जैसे नेक्स्ट डे पेपर है तो वो होल नाइट बच्चे जगे रहते हैं, वो कहाँ तक सही है? क्योंकि एग्जाम टाइम पे फिर आपको नींद आती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप भूलने लगते हैं। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा ब्रेन थका होता है। करेक्ट। तो वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा एग्ज़ाम दे के आया है, उसके बाद वो क्या करता है। जब एग्ज़ाम दे के आया तो माँ बाप फिर उसका पोस्टमार्टम पढ़ाई का शुरू कर देते हैं कि तुमने क्या किया, कितना हुआ तुम्हारे, कितने, या बच्चे खुद ही करते हैं कितने नंबर्स आए इसमें, इतने। ये सब ना करें। एग्ज़ाम के बाद अपने पेपर को उठा के रख दें एक तरफ, बाद में देख लेना जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने आप को रेडी करें। कोशिश यही करनी चाहिए कि रिजल्ट के बारे में ना बात करनी है, ना सोचना है, ना होना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करें। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी, रिजल्ट जब आएगा तब उसके बारे में बात करें। कई बार ऐसा होता है जब एग्जाम के लिए बच्चे निकलते हैं घर से, चाहे वो वैन में जाएं, चाहे वो 2 व्हीलर में जाएं, वो बैठ के अपने बुक्स खोल के पढ़ते जाते हैं। कितना सही है? आप हल्की फुल्की कोई चीज़ रख लो,
अपने साथ कुछ पॉइंट्स जो आपने बनाए हुए हैं, मतलब नॉट समथिंग बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, हल्का फुल्का कुछ रख लो जिसको आप फ्लिक करके देख रहे हो। हाँ, जो आप पढ़ा हुआ है, जो आपने नई चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला इस टाइम को रिवीजन के टाइम पे रखो जब दिन कम रह जाते हैं। तो जो पढ़ी हुई चीज़ है उसको आप फ्लिक करके देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों को क्या कर रहे हैं ये देखें या दूसरों से बात करें कि तूने क्या पढ़ा। अपने उस पर काम करते हुए चले जाएं और एग्ज़ाम दोस्तों से कम मिक्सअप हो उस समय, क्योंकि उस समय यही होता है कि उसने ये पढ़ा, मेरा ये छूट गया। एग्ज़ाम के अंदर हॉल में जाते ही सबसे पहले जब कुर्सी पे भी बैठते हैं तो अपने दिमाग को पहले शांत करना होता है, क्योंकि एक शांत दिमाग ही तनाव मुक्त होता है। तो उसके लिए आप योगा थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर लो। एग्ज़ाम जब बैठे हो आप कुर्सी पे 2 मिनट के लिए डीप ब्रीथ कर लो, 5 गिनते गिनते अंदर लो, रोको, छोड़ो। मन जब शांत होता है फिर पेपर उठाओ, उसको देखो क्या है, कुछ छूट कई बार गया ऐसा होता है जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो ऐसा लगता है इसमें से तो हमें कुछ नहीं आता। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि मन अशांत है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डीप ब्रीथ बिफोर योर एग्जाम्स। और जब दिमाग शांत होगा तो आप अपना स्टार्ट करो। जब आप पेपर देना शुरू करोगे तो नेचुरली जिस चीज़ को आता है आप करो, और जो चीज़ आपको लग रही है नहीं आ रही है उस पर ज़्यादा वक्त ना देते हुए उसको थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ। वो रिकॉल होती है बाद में। वो जब आप एक बार लिखना शुरू कर देते हो ना संध्या, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी से सब निकल के बाहर आने बिल्कुल लगता है। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, कभी ना कभी उस टॉपिक को पढ़ा है, तो वो अपने आप जो है, आप जब लिखना शुरू करते हैं तो वो अपने आप रिकॉल हो जाती है और सब आ जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे साल आप पढ़ाई करें। बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन लीव मिलेगी, मैं तो सारी तैयारी उसी में कर लूँगा, तो इतनी तैयारी काफ़ी हो जाती है। नहीं, मतलब साल भर तो पढ़ना है। एक्चुअली हम तो ये कहते हैं ना बच्चों को, वो कहते हैं मैम ट्यूशन्स लेने हैं या इस छुट्टियों में ये सब पढ़ लें। हम ये कहते हैं स्कूल के फ्लो के साथ चलो, दैट्स द बेस्ट थिंग। कभी भी इंसान 2 कश्ती में पैर रख के नहीं चल सकता, गिरेगा। तो इधर आप स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं, आपने कुछ पढ़ा है, या आप घर पे कुछ पढ़ रहे हो, या ट्यूशन में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, बैलेंस नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप ट्यूशन्स अगर आपको किसी से मदद लेनी है वो इसलिए रखो कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया स्कूल में, उसको क्लियर करने के लिए कंसेप्ट को। लेकिन एक फ्लो में स्कूल के साथ चलो, वो कोर्स कवर करवाएंगे आपका। बिल्कुल तो उनके साथ चलो, उसी को पढ़ो। बच्चे कहते हैं मैम अभी उसकी तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है। जैसे मैंने बोला, इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। पहले अपने बोर्ड्स की तैयारी करो, ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तो बहुत ज़्यादा। हमने नींद पे भी बात कर ली और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, इस पे भी बात करनी है। खाने पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह का वो खाना खाएं। एक तो लेट नाइट वो जगते हैं, ओवरनाइट वो जगते हैं, ऑनलाइन खाना मंगाया जाता है, तो ये कितना सही है, किस तरह का फूड होना चाहिए? ऑनलाइन तो इस समय अवॉइड ही करें, घर का ही खाना खाएं, क्योंकि अगर पेट खराब हो गया तो फिर और प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस के, मैं एक बात जोड़ दूं इसमें, स्ट्रेस के 3-4 लक्षण होते हैं। एक तो आपके शरीर पे ही, आपका पेट अगर तनाव में हो तो पेट खराब होगा आपका, और भी नींद नहीं आएगी, और कई चीज़ शरीर के होंगे, और ऊपर से आप जंक फूड बाहर का खा रहे हो तो और पेट खराब होने के लक्षण है। दूसरा स्ट्रेस आपका ये है कि इमोशनल, आप गुस्सा, चिड़चिड़ा, भूलना, ये सब याद रखना। तो इन चीज़ों से बचते हुए आप नींद पूरी लो, बीच बीच में रिलैक्सेशन करो, थोड़ा मेडिटेशन करो। जो आप 1 घंटा पढ़ते हो, 10 मिनट का ब्रेक लेते हो, उसमें थोड़ी एक्सरसाइज कर लो अपनी, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा के कुछ वो कर लो, इंडोर साइकिलिंग कर लो, घर के अंदर साइकिलिंग कर लो, स्किपिंग कर लो थोड़ा, ताकि बॉडी का वो बना रहे, हार्मोन्स अच्छे। घर का बना फूड ज्यादा, घर का बना फूड। मदर्स को हम यही कहते हैं कि बच्चों के हिसाब से ही बनाओ जो वो कहते हैं। माएँ कहती है नहीं ये दूध का ये खाओ, पनीर का ये खाओ। सो नेचुरली इंटेंशंस हैं, पेरेंट्स तो अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन नाश्ता जरूर करके जाएं बच्चा जब भी जाएगा एग्जाम में। और नाश्ता वही करे जो उसका मन है। अब वो कह रहा है हल्का सैंडविच खानी है, कुछ करना है तो हल्का खाना दीजिए उसको। प्रोटीन्स, हाई प्रोटीन फूड दीजिए, क्योंकि प्रोटीन्स की ज़्यादा दूध। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, मिठाई, दूध, पनीर, ये भारी खाना थोड़ा अवॉइड करिए। और रात को भी हल्का, क्योंकि डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम्स होती हैं इस समय, सारा दिमाग में ब्लड जा रहा है कहाँ पढ़ाई के लिए। डॉक्टर साहब, आप जो हैं टेली हेल्पलाइन के काउंसलर हैं, तो इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। इसका कोई नंबर है जिस पे बच्चा अपने पेरेंट्स से जो बात नहीं कर पा रहा है, तो क्या ऑनलाइन वहाँ पर कॉल करके बात किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल संध्या, सबको मालूम होगा, सब बच्चों को पता होगा। CBSE की टेली हेल्पलाइन चलती है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को, 180011
1-800-2 ये हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, और पेरेंट्स के लिए भी है। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप इन नंबरों पर, टोल फ्री नंबर है ये 1-800-11-800-2, ये हेल्पलाइन नंबर है। हाँ। तो मैम किस तरह की कॉल्स आते हैं अगर बच्चा कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि वो पेरेंट्स से हो सकता है बात ना कर सके? नेचुरली इस पे बहुत सारे पेरेंट्स के भी फ़ोन्स आते हैं, बच्चों के भी फ़ोन आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्ची कह रही है, पेरेंट्स की कंप्लेंट कर रही है कि मम्मी ऐसे करती है, प्रेशर डालती है। मदर्स कहती हैं कि वो उठ ही नहीं रही है, पढ़ ही नहीं रही है। तो दोनों तरफ की जो एंग्जाइटी होती है ना, उसको हम लोग हटाते हैं उनकी काउंसलिंग करके। तो इस हेल्पलाइन पे अवेलेबल है ये अभी भी चलेगी, पोस्ट एग्जाम्स भी ये चलेगी, सेशन जो इसका नेक्स्ट होगा। अच्छा। तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं, कभी फ़ोन कर सकते हैं। बच्चे ये भी पूछते हैं, भूल गया, याद नहीं आया, गलत हो गया, आगे क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो ये जो डर, एंग्जाइटी, फियर है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हमें ये कोशिश करनी है कि रिजल्ट के बारे में या भविष्य के बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि जब भी हम आगे का सोचेंगे हमें डर ही लगेगा कि क्या होगा। तो आप जितना फोकस प्रेजेंट में रह के अपने काम को करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथ करो, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सूर्य भगवान का वो करो, और रिविजन्स में जाओ। नई चीज़ कोई पकड़ो मत, क्योंकि अब दिन कम रह गए एग्ज़ाम के, और बीच में किसी की हेल्प लेनी है तो टीचर्स या अपने उनसे हेल्प ले लीजिए। पेरेंट्स के लिए ये सुझाव है मेरा कि बच्चों आप रिलैक्स रहिए, बच्चा जितना कर सकता है उतनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अगर वो रिलैक्स्ड है तो टाइम टेबल बनाने में उसकी हेल्प कर दीजिए, खान पान का उसका ख्याल रखिए, पौष्टिक घर का खाना, खिचड़ी, दलिया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घर का हल्का खाना दीजिए, नाश्ता ज़रूर करके उसको भेजिएगा। एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे दे चुके हैं और हमें बहुत सारे देने हैं जीवन में आगे। बिल्कुल। तो और जो नंबर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं पेरेंट्स, उनके लिए भी कुछ एडवाइस ज़रूर कर दीजिए। हाँ, अब तो CBSE ने भी हाथ हटा लिया। उन्होंने कहा हम नंबर्स और पोजीशंस और डिस्टिंक्शंस में हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अल्टीमेटली IQ बच्चे का सबका अच्छा ही होता है, EQ बहुत ज़रूरी है। इमोशनली हम कितने स्ट्रांग हो, तो अगर हम आत्महीन भावना में चले गए तो वो फिर हमारा EQ लो हो जाता है। कॉम्पिटिशन्स देने हैं, सबको लाइफ में आगे बढ़ना है। जो पढ़ा है, नंबर्स जो भी आते हैं उनको स्वीकार करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए कि अगली बार बेटर करूँगा। नंबरों से कोई आदमी बहुत बड़ा नहीं बनता, आदमी बड़ा बनता है अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा के। तो अपने अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाइए, रिजिलियंस बढ़ाइए, अपनी खुश रहने की कोशिश करिए, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल मैम, और बहुत अच्छी आज हमने चर्चा की है। हमें उम्मीद है हमारे जो इस कार्यक्रम को देखने वाले बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनको हमारे आज की इस चर्चा से ज़रूर लाभ होगा। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज की चर्चा से आपको ज़रूर लाभ होगा। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।